हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जो कि है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। नेटिव मतलब क्या है? जिस जगह पे हम रहते हैं ना, वहाँ के हम नेटिव बन जाते हैं। ठीक है, जिस प्लेस में हम रह रहे हैं तो उस प्लेस के हम नेटिव है। ठीक है, तो इसमें सिविलाइजिंग मतलब तौर तरीके सिखाना। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे ना कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो मानते थे कि जो हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमारे जो रहने का ढंग है, हमारे रहने का तरीका है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो इंडियंस हैं उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, वो लोग ये सोचते थे कि हमें किसी भी चीज़ की जो है बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तो वो चाहते थे कि इंडियंस लोगों को सिविलाइज़ करना चाहिए, उनको थोड़े रहने के ढंग सिखाने चाहिए एंड एजुकेटिंग द नेशन। और वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनको एजुकेट भी करना चाहिए, क्योंकि जो इनका इंडियंस का एजुकेशन सिस्टम है या जिस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, वो चाहते थे कि हमको इंडियंस को सिविलाइज़ भी करना चाहिए और एजुकेट भी करना चाहिए। तो यही चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the earlier chapters, you have seen how British rule affected राजास and नवाब्स, peasants and tribals। आपने इससे पहले हिस्ट्री में मैंने आपको इस चैप्टर में इस मतलब क्लास 8 की हिस्ट्री में जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो है इंडियंस जो ब्रिटिश रूल्स थे उसमें जो वहाँ के राजाज हैं, हमारे कंट्री के नवाब्स हैं, पीजेंट हैं, ट्राइबल लोग हैं, कैसे कैसे ब्रिटिश रूल ने हर किसी को अफेक्ट किया था। ठीक है, हर किसी को इनसे कैसे कैसे प्रॉब्लम हुई थी। So in this chapter we will try and understand what implication it had for the lives of student। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इन ब्रिटिश रूल थे जो इनके वजह से जो हम स्टूडेंट से, ठीक है, जो स्टूडेंट थे उस टाइम पे उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजास, रूलर, नवाब्स, इन पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो इस चैप्टर में हम मोस्टली पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के रूल के वजह से जो स्टूडेंट थे इंडिया के उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, like जो ब्रिटिश बाद में इंडिया में जब वो आए थे उन्होंने राज भी कर लिया था। तो उनका अब मेन मोटिव ये नहीं रह गया था कि इंडिया पे राज ही करना है या फिर रेवेन्यू ही कलेक्ट करना है। वो इससे भी ज़्यादा और कुछ चाहते थे। वो ये चाहते थे, दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़। मतलब वो ये लोग चाहते थे कि सिर्फ हमें ज़मीन पे ही कब्जा नहीं करना है या फिर हमें रेवेन्यू ही कलेक्ट नहीं करना है। हमें जो इंडिया का कल्चरल मिशन है ना, जो यहाँ इनका कल्चर है, जाति धर्म पे ये लोग जो मानते हैं, इन सबको हमें लाइक सिविलाइज़ करना है, एक अच्छे तौर तरीके से रहना सिखाना है। ठीक है, और इनका जो कस्टम है और इनकी जो भी जिन भी चीज़ों को ये लोग मानते हैं सब चीज़ों को बदलना है। तो यह लाइक जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम या फिर कहें हम जिन भी चीज़ों को पे बिलीव करते थे उनको एक तरीके से पूरी तरीके से चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोगों को मतलब उन्हें लगता था कि हमें कुछ आता ही नहीं है। सो व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस। तो क्या क्या चेंजेस थे जो वो लाना चाहते थे। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड सिविलाइज, मतलब वो किस तरीके से इंडियंस को एजुकेशन देना चाहते थे। एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिशर्स बिलीव वर गुड सब्जेक्ट। और गुड सब्जेक्ट मतलब वो होता है ना, जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पे रूल कर रहे हैं, ठीक है, हम उनके अंदर काम कर रहे हैं तो हम उनके सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब हम इसमें यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना कि वो किस तरह की एजुकेशन सिस्टम चाहते थे, वो क्या चाहते थे, मतलब कि कैसे जो हम इंडियंस को पढ़ाएं जिससे कि क्या है वो अच्छे जो है एक नागरिक और अच्छे मतलब बन सके। तो द ब्रिटिश कुड नॉट फाइंड सिंपल आंसर। तो इनका आंसर सिंपल नहीं था। ठीक है, उन्होंने इस पर बहुत डिबेट भी की थी, बहुत डिकेड्स तक, बहुत सालों तक कि कैसा सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन में। अब देखिए हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक at what the British thought and did and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years। अब इसमें हम देखेंगे ना कि जो ब्रिटिश लोगों ने क्या सोचा एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसे इंडियंस के लोगों को पढ़ाना चाहिए, यहाँ का आइडिया ऑफ एजुकेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, जिन चीज़ों को हम आज ग्रांटेड, क्योंकि आज एजुकेशन का एक पैटर्न है, ठीक है, एक सिस्टम है कि इस तरीके से पढ़ाई होगी। ठीक है, एक पैटर्न बना हुआ है ना एजुकेशन का। तो अभी तो ये है कि हाँ यही पैटर्न चलेगा, लेकिन आज से 200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने कैसे इसे डेवलप किया था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिलेटेड टू ब्रिटिश आइडियाज़ रिएक्टेड टू। तो इन्हीं सब, अगर इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते हम ये भी देखेंगे कैसे जो इंडियंस थे उन्होंने अपोज़ किया था, रिएक्ट या फिर एक तरीके से कह लो रिएक्ट किया था जब ब्रिटिशर्स ने अपने एजुकेशन का आइडिया रखा था, तो कैसे इंडियंस ने उसका रिएक्ट किया था। ठीक है,
एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़, उन्होंने अपने ओन व्यूज़ कैसे क्या डेवलप किए थे कि जो इंडियंस है उनको कैसे एजुकेशन देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखिए द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। लाइक ओरिएंटलिज्म में मतलब क्या होता है ना, जो हम लोग पास्ट में जो हमारे इस जब ब्रिटिशर्स भी हमारे देश में आए थे उससे पहले और भी जो पास्ट था, जो हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा था 7th क्लास में, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, वो क्या चीज़ें पढ़ते थे, लोकल लोग जो थे वो कैसी चीज़ें पढ़ते थे, क्या ट्रेडिशन था उनका पढ़ने का, इसमें हम ये देखेंगे। तो जब 1783 में जो विलियम जोन्स है वो कलकत्ता पहुँचे थे, तो ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एज द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। उनका ना एक अपॉइंटमेंट था एज अ जूनियर जज, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट में उनका एक अपॉइंटमेंट था एज अ जूनियर जज, जो कि कंपनी ने ही सेटअप किया था, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश लोगों ने ही डेवलप की थी इंडिया में। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट, ठीक है। वो जो जोन्स थे ना वो लॉ में ही एक्सपर्ट नहीं थे, वो लॉ में तो एक्सपर्ट थे ही थे, बट उसी के साथ ही साथ वो लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट ऐसे पर्सन है जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, जिससे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलनी आती है, लाइक हिंदी, इंग्लिश हो गई, जर्मन हो गई, ठीक है, अमेरिकन, जिसको बहुत सारी इंग्लिशेस बोलनी आती, मतलब लैंग्वेजेस तरीके अलग अलग तरीके की, चाइनीज़ भी आ रही है, जापानीज़ भी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो जो जोन्स थे ना, विलियम जोन्स थे, वो क्या थे, उन्हें लॉ के बारे में तो बहुत सी चीज़ें पता थी, प्लस उसी के साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी लैंग्वेज भी आती थी, जैसे कि उन्होंने ग्रीक पढ़ी थी, लैटिन पढ़ी थी एट ऑक्सफोर्ड में, और उन्हें फ्रेंच भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, ठीक है। हैड पिक्ड अप उन्होंने अरेबिक भी सीख ली थी अपने एक दोस्त से, उन्होंने क्या पर्शियन भी सीख ली थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस उन्हें आती थी। तो एट कलकत्ता ही बिगन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो वो कलकत्ता में भी जब आए थे ना, तो वो बहुत टाइम क्या पंडित के साथ ही रहते थे, जो पंडित लोग हैं, वो उनसे संस्कृत लैंग्वेज सीखते थे, ग्रामर, पोइट्री, तो बहुत सारी चीज़ें जो वो सीखते थे। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, mortality, arithmetic, medicines and the other science। तो वो स्टडी कर रहे थे अभी की, मतलब जो इंडिया एंशियंट इंडियन है, जो मतलब आज से 1000-2000 साल पहले जो इंडिया में जो सारी चीज़ें थी, क्या लॉ था तब, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, क्या सारी चीज़ें थी, मेडिसिन क्या थी, वो सारी चीज़ें वो पढ़ रहे थे। तो देखिए जब जॉन्स एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ रहा था, तो जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वॉज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल लिविंग इन कलकत्ता एट दैट टाइम। अब देखिए जोन्स तो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते ही थे, वो अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग अलग लैंग्वेजेस उन्हें अच्छा लगता था सीखना। प्लस उन्होंने ये देखा कि हाँ, मेरे साथ ही साथ और भी ऐसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर हैं जो कलकत्ता में रह रहे हैं, जिन्हें भी इन सारी चीज़ों में क्या है, इंटरेस्ट है। जैसे कि हेनरी थॉमस हो गया, ठीक है, हेनरी थॉमस क्लोरब्रुक हो गया, और नेथनेल हेलहेड हो गया, ठीक है, वो भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि एंशियंट इंडियंस मतलब तब वो लोग कैसे रहते थे, इंडियन लैंग्वेजेस जो थी, और वो लोग क्या कर रहे थे, संस्कृत और पर्शियन को जो ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे इंग्लिश में, ताकि वो अच्छे से और इससे चीज़ों को समझ पाए। टुगेदर विद दैम, ठीक है, इन दोनों के साथ ही साथ कोलब्रुक और नेथनेल हेलहेड के साथ मिलके जो विलियम जोन्स है ना, उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल में, और वहाँ उन्होंने क्या है, एक रिसर्च भी करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया के जो एंशियंट लोग थे उन पर एक रिसर्च करना भी स्टार्ट कर दिया कि कैसे एजुकेशन था, कैसे चीज़ें पढ़ते थे, ठीक है। तो जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इंडिया। तो जब जोन्स और कोलब्रुक ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो उन्हें पता चला इंडिया के बारे में बहुत कुछ, उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली, तो फिर उनको जो है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आई इंडियन के कल्चर के बारे में, ठीक है, फॉर बोथ इंडिया एंड वेस्ट, दोनों के कल्चर के बारे में। उनके अंदर जब उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी तो उन्हें अच्छा लगा ये पढ़ के। तो इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एशियन पास्ट बट हैज सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। तो उन्होंने सोचा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो पहले के लोग, पास्ट में जो लोग थे, बहुत ही अच्छे तरीके से वो रहते थे, ग्लोरी थी, बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें डिक्लाइन हो चुकी हैं, अब वैसा नहीं रहा इंडियंस में।
तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेट एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड। तो ये बोलते हैं कि अगर हमें इंडिया को अच्छे से समझना है तो हमें सारे लीगल टेक्स्ट जो है सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि एंशियंट पीरियड में लोगों ने डिस्कवर की थी। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम। तो उन्हीं टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि जो हिंदू और मुस्लिम के मतलब जो भी पहले आइडियाज़ थे, जो भी लॉज थे, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलेगी। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। और इन्हीं स्टडीज़ से हम जो इंडिया का फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में भी सीख सकते हैं। लाइक जो पास्ट में चीज़ें थी उन्हें पढ़ के जो है हम आगे यही सारी चीज़ें जो है इंडियंस जो हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो पास्ट में लोग रहते हैं बहुत अच्छे से रहते थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ते थे। तो जो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट, ठीक है, वो एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कवर करने लगे, वो उनकी मीनिंग्स को समझने लगे, उनको ट्रांसलेट करने लगे, ठीक है, एंड मेकिंग दैम फाइंडिंग नोन्स टू अदर। वो चाहते थे कि और लोग भी इसके बारे में जानें। तो दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रिडिस्कवर देयर ऑन हेरिटेज। तो वो चाहते थे ना कि इस प्रोजेक्ट अगर हम ऐसा ये सारी चीज़ें एंशियंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर लोगों को बताएंगे तो इससे क्या होगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही हेल्प नहीं मिलेगी इंडियन कल्चर को समझने में, इससे जो इंडियन लोग थे ना, जो पहले उनका कल्चर था, पहले वो जैसे रहते थे, उसको वो दोबारा रिडिस्कवर कर पाएंगे, उसके बारे में ये लोग जान पाएंगे, और जो इनकी ग्लोरी जो भी चीज़ें पहले थी पास्ट में ये लोग जो अब खो चुके हैं वो दोबारा इनको मिल जाएगी। सो इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन ऑफ इंडिया। तो ये सोचते थे कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम इंडियंस के गार्जियन भी बन जाएंगे, मतलब उनको सिखाएंगे भी चीज़ें और उनके मास्टर भी बन जाएंगे। मतलब वो चाहते हैं कि जो इंडियंस लोग थे ना वो उन्हीं के जो पुराने पास्ट में लोग करते थे वो ही सारी चीज़ें जो है उसी तरीके से पढ़े, क्योंकि उन्हें लगता था, जो कोलब्रुक और जोन्स थे, उन्हें लगता था कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इन्फ्लुएंस बाई सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ought टू प्रमोट इंडियन रैदर दैन द वेस्टर्न लर्निंग। तो इनके जो आइडियाज़ था ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि जो इंडियंस हैं उनको पास्ट का ही जो सारी चीज़ें थी, कैसे थी, क्या थी, पढ़ानी चाहिए। तो बहुत सारी कंपनी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर से आर्ग्यू किया, उन्होंने बोला कि जो इंडिया है उनमें क्या है, इंडियन कल्चर ही प्रमोट करो, वेस्टर्न लर्निंग से ज़्यादा इंडियन कल्चर ही प्रमोट करो। तो दे फेल दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू इंक्रीज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि जो इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे जिसमें कि हम इन लोगों को एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, पर्शियन लिटरेचर और पोएट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। द ऑफिशियल ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज़ एंड मुस्लिम ought टू बी टोट वट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विथ। तो ऑफिशियल ने ये भी सोचा कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम अभी यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, हम इनको वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो इनको पहले से ही जो ये जिससे फैमिलियर हैं, ताकि इन्हें पहले से ही थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत हम और पढ़ाएंगे तो इन्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और जिस चीज़ की ये वैल्यू करते हैं, लाइक अगर हिंदू है तो वो हिंदू की वैल्यू करेगा, मुस्लिम है तो वो उसकी करेगा। तो जिस चीज़ों की ये वैल्यू करते हैं और जिससे ये फैमिलियर, हम इसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं जो इनके लिए एकदम नई हो, जैसे वेस्टर्न कल्चर है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इंडियंस के लिए नई है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यही सोचा कि हम इन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाते, ये इनके लिए एकदम नई हो जाएगी, तो हम जो है जिस चीज़ों से ये फैमिलियर है वो ही सारी चीज़ें इन्हें पढ़ाते हैं। तो ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लाइक जो इंडिया के लोग हैं उनके दिलों में हमारे लिए जगह भी बन जाएगी, ठीक है, और तभी क्या है, ये लोग हमारी क्या है, रिस्पेक्ट भी करेंगे। फिर देखिए, विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू मद्रासा वॉज सेटअप इन कलकत्ता, ठीक है, एक मद्रासा जो सेटअप हुई थी कलकत्ता में। मद्रासा क्या है, एन अरेबिक वर्ड फॉर अ पैलेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे एनी टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज जैसे मान लीजिए, जो कि कलकत्ता में सेटअप हुआ था 1781 में, जिसमें कि अरेबिक लैंग्वेज है उसकी स्टडी को प्रमोट किया था, और पर्शियन को, इस्लामिक लॉ को, ठीक है। लाइक मद्रासा में किसे प्रमोट किया था, अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ, जो कि 1781 में उन्होंने बनाया था। और द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791, ठीक है। लाइक मुस्लिम्स लोगों के लिए उन्होंने 1781 में मद्रासा बना दिया, जहाँ वो अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉस के बारे में बनेंगे। और 1791 में उन्होंने हिंदू कॉलेज बना दिया बनारस में, जिससे कि वो लोग क्या, संस्कृत, जो एंशियंट संस्कृत थी, वो सारी चीज़ें जो है पढ़ सकेंगे, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के लिए यूज़फुल रहेगा।
अब देखिए गेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब मतलब जो ईस्ट इंडिया की पढ़ाई थी ना, मतलब जो इंडियंस लोगों जो चीज़ें पढ़ते थे उसमें क्या है, इन लोगों ये वेस्टर्न लोग बोलते थे ब्रिटिशर्स लोग के इनमें बहुत सारे एरर्स हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगिन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो लाइक अर्ली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने इस चीज़ों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, जो ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग थी, मतलब कि जो इंडियंस है उनको ओरिएंटलिस्ट मतलब कि इंडियंस को जो है उनको उन्हीं के कल्चर के बारे में पढ़ाया जाए, जो लोग वो पास्ट से पढ़ते आ रहे हैं उसी के बारे में पढ़ाया जाए। तो बहुत से ब्रिटिशर्स ने इसका अपोज किया, इसे क्रिटिसाइज़ किया कि ये सही नहीं है। उन्होंने ये बोला कि जो ये नॉलेज है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एरर्स है, जो ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स। मतलब ईस्ट यहाँ पे बात हो रही है तो इंडियंस की बात हो रही है, वेस्टर्न बात हो रही है तो ब्रिटिशर्स की। और अनसाइंटिफिक थॉट है यहाँ पे, साइंटिफिक चीज़ें कुछ भी नहीं है। और जो इनकी लिटरेचर है वो भी बहुत कुछ ऐसे सीरियस नहीं है और बहुत ही हल्की है, ठीक है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन इंकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो उन्होंने उनकी इस चीज़ पे भी आर्ग्यूमेंट हुई कि लाइक हमें जो इंडियंस हैं उनको इस चीज़ पे पैसा खर्च करना बर्बाद है, लाइक जो अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर, इन सब चीज़ों पे पैसा ख़राब करना सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या इनमें बहुत ही सारे एरर्स हैं और ये अनसाइंटिफिक हैं, ठीक है। इतने ये जो लिटरेचर है ये इतनी सीरियस भी नहीं है। तो वो ब्रिटिशर्स इस पे पैसा नहीं लगाने चाहते थे। कुछ ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये पढ़े, ओरिएंटलिस्ट जो है इंडियंस वो पढ़े, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि ये बस पैसों की बर्बादी है। अब यहाँ पे दिए हैं आपको कुछ वर्ड्स। ओरिएंटलिस्ट मतलब वही है कि जिसमें हमको कल्चर ऑफ एशिया के बारे में, जहाँ रह रहे थे उसके बारे में पढ़ाया जाता था। और मुंशी क्या होता था, अ पर्सन हु कैन रीड और राइट, और जो पर्शियन को लिख भी सकता था, पढ़ भी सकता था और समझ भी सकता था। और वर्नैक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज, जिसमें हम जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ हमें लोकल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो। अब देखिए जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। तो जेम्स मिल उनमें से एक थे जिन्होंने इस ओरिएंटलिस्ट को अटैक किया। द ब्रिटिश एफर्ट हैज़ ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट टू बी टीच वट द नेटिव्स वांटेड। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें नेटिव्स को वो नहीं पढ़ाना है जो लोग चाहते हैं, या फिर और वर्ड दे रिस्पेक्टेड, ठीक है, या जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर राइट। मतलब वो बेसिकली ये बोल रहे थे कि हमें अगर इंडियंस के दिल में जगह चाहिए या फिर उनका हार्ट जीतना है तो हमें ये चीज़ें उन्हें नहीं पढ़ानी है जिसकी वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ वो चाह रहे हैं पढ़ाना, ये चीज़ें हमें ये चीज़ नहीं पढ़ानी है। उन्होंने बोला जो एजुकेशन का एम होना चाहिए ना, वो उन्हें वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो उनके लिए यूज़फुल हो और जो उनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें उन्हें पढ़ानी चाहिए। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेज। उनको साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो कि वेस्ट में है, ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर में चीज़ें होती हैं उन्हें, जो ये पोएट्री है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पढ़ानी चाहिए। तो लाइक 1830s में जो अटैक था ओरिएंटलिस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिसाइज ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन जो थे, ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस जो ओरिएंटलिस्ट था इसको, ठीक है। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, ठीक है, वो देखते थे कि इंडिया बहुत ही अनसिविलाइज्ड कंट्री है, उनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, इनको जो है थोड़ा सिविलाइज बनाना चाहिए, पढ़े लिखा जो है बनाना चाहिए। तो नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस। जो ये ईस्टर्न नॉलेज मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ईस्टर्न नॉलेज वो है जो इंडियन, जो हमारे पास्ट में जो लोग थे, लाइक आज से 1000 साल 1500 साल पहले जो लोग चीज़ें पढ़ते थे, संस्कृत हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस्लामिक लॉज, ये सारी चीज़ें पढ़ती थी, ये सारी चीज़ें क्या उसके सामने कुछ भी नहीं है जो इंग्लैंड में हम पढ़ाते हैं। उन्होंने ये बोला हु कुड डिनाई, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो थॉमस बेबिंगटन थे, बोला कि कौन मना कर सकता है, ये जो सच है वो सच है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिया। लाइक उन्होंने बोला अगर एक सिंगल शेल्फ में भी अगर यूरोप की लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पे एक सिंगल शेल्फ में भी अगर यूरोप की किताबें हैं, और हम जो इंडियन कल्चर है उसका पूरा लिटरेचर ही क्यों ना ले ले, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो इंडियन कल्चर का पूरा लिटरेचर है वो इस लाइब्रेरी के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो एक शेल्फ में यूरोप की लाइब्रेरी की बुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन कल्चर उसके सामने, मतलब ये सारी चीज़ें जो इंडिया लोग पढ़ते थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning. उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको ये ओरिएंटल लर्निंग में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है ही नहीं। तो देखिए, विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैक्यूली एम्फेसाइज दैट नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने बोला जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world has produced. उन्हें ये लगता था कि अगर क्या है जो इंडियंस लोग हैं वो इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, तो उन्हें क्या है जो फाइनेस्ट लिटरेचर जो है वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रही है उनमें जो भी सारी चीज़ें लिखी हैं वो क्या है इनको समझ में आएगी। इट वुड मेक दम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो इनको जो डेवलपमेंट हो रहा है साइंस और फिलोसफी में उससे भी ये लोग क्या होंगे, अवेयर होंगे। जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। उन्होंने बोला कि अगर हम इंग्लिश में लोगों को पढ़ाएंगे तो इससे क्या है वो लोग सिविलाइज भी होंगे, ठीक है, और उनका थोड़ा टेस्ट भी चेंज होगा पढ़ाई लिखाई की तरफ, उनका वैल्यू और कल्चर जो है सारी चीज़ें चेंज होंगी, वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का जो है कल्चर अपना लेंगे। वो ये सोचते थे कि उन्हें इंग्लिश ही पढ़ानी चाहिए। तो इनको फॉलो करते हुए जो इंग्लिश एजुकेशन थी ना 1835 में एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लिश एजुकेशन का। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। तो मतलब उन्होंने बोला कि जो हायर एजुकेशन है, लाइक हायर एजुकेशन क्या होता है, लाइक जब हम कॉलेजेस वॉलेजेस करते हैं ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो इंग्लिश में होनी चाहिए। और जो मतलब ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन हो रहा है जैसे कि कलकत्ता, ठीक है, और मद्रास में और बनारस संस्कृत कॉलेज था ना, इन सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बस क्या है अंधेरा ही फैलाएंगे लोगों में और जिससे ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी। तो जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है वो स्कूलों में अब लानी चाहिए। अब एजुकेशन फॉर कॉमर्स, अब बिजनेस करे जो एजुकेशन होती थी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1854 में क्या था, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन शेट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1854 में क्या हुआ, जो कोर्ट डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, लंदन में जो कोर्ट डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब इंडिया में इन्होंने डेवलप की थी लेकिन लंदन में उसके डायरेक्टर थे गवर्नर। उन्होंने क्या करा, एजुकेशनल डिस्पैच भेजा था गवर्नर जनरल के इंडिया को, ठीक है। डिस्पैच मतलब एक बहुत ही टाइप की एक बुक टाइप की होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो लिखी होंगी जो कि चार्ल्स वुड ने क्या इशू की थी, जो क्या थे प्रेसिडेंट थे कहाँ के, बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी के। इसीलिए जो ये बुक है इसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना लगा। इसमें क्या है, इसमें जो डिस्पैच था ना इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि क्या एजुकेशनल पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो इंडिया को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोप लर्निंग एज अपोज एज ओरिएंटल नॉलेज। तो उसमें भी यही सारी चीज़ें लिखी थी कि यूरोपियन लर्निंग को ही प्रमोट करना चाहिए और इस ओरिएंटल लैंग्वेज जो नॉलेज है उसका अपोज करना चाहिए। एंड वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज द डिस्पैच पॉइंटेड वॉज इकोनॉमिक। एक जो इसमें चीज़ें लिखी थी इकोनॉमिक भी, लाइक पैसों से भी रिलेटेड थी। उन्होंने यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड इनेबल इंडियंस टू रिकग्नाइज द एडवांटेज दे फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर जो इंडियंस लोग हैं वो यूरोपियन की चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे वो ये भी चीज़ें पता लगा सकेंगे कि हमें जो ट्रेड बिजनेस व्यापार से हमें कितना फ़ायदा होता है, और ठीक है, और वो लोग जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी इम्पोर्टेंस जो समझ सकेंगे और उनको डेवलप भी कर सकेंगे कंट्री में। तो इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, वो चाहते थे कि ये लोग भी जो यूरोपियन में जैसी पढ़ाई होती है ना वेस्टर्न कल्चर में, वैसे ही यहाँ पे पढ़ाई हो, जिससे क्या हो उनका एक टेस्ट चेंज होगा, उनके जो डिज़ायर्स है, इच्छा है, चाह है, वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। अगर वो लोग क्या है ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वही चीज़ें पढ़ाएंगे, हमारे ही कल्चर को फॉलो करेंगे, तो इनकी जो ब्रिटिश गुड्स को लेके डिमांड है ये भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें हम यूरोप में प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों को फिर ये ख़रीदना चाहेंगे। अपना ही फ़ायदा देख रहे थे ब्रिटिशर्स लोग, इसीलिए इंग्लिश जो है वो पढ़ाना चाहते थे यहाँ पे। तो वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द इंडिया। जो वुड थे वो ये भी चाहते थे कि जो मतलब उसमें डिस्पैच में ये भी लिखा था कि जो यूरोपियन लर्निंग होगी ना उससे क्या है जो इंडियंस हैं उनका मॉरल कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मतलब वो बोलते थे कि इंडियन लोग बिल्कुल भी मॉरल नहीं है, उनमें संस्कार नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है।
वो एक काइंड नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से उनका क्या होगा, मॉरल कैरेक्टर भी बनेगा। ये सारी चीज़ें इनको क्या बनाएंगे, ट्रूथफुल बनाएंगे, सच्ची राह पे चलेंगे, ऑनेस्ट बनाएंगी, ठीक है। और अगर ये ऑनेस्ट बनेंगे एंड दे सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन। तो देखिए वो लोग ये चाहते थे ना कि अगर हम यूरोपियन लर्निंग इन लोगों को बनाएंगे तो ये सच्चे बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं लोगों को एज ए सिविल सर्वेंट अपनी कंपनी में रख लेंगे, जिसको कि हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन लर्निंग से ये लोग ट्रस्टफुल बन जाएंगे, तो हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इनको ही सिविल सर्वेंट रख लेंगे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर। तो वो लोग बोल रहे हैं जो ईस्ट का लिटरेचर है ना, मतलब जो इंडिया में लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एरर ही नहीं है, इसमें यह है कि जो लोग हैं उनमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लाइक वो काम की तरफ कोई टूवर्ड्स कोई कमिटमेंट नहीं देते थे। कमिटमेंट देते ना कि हम इस टाइम पे काम पूरा कर देंगे, तो कोई भी कमिटमेंट नहीं था काम के टूवर्ड्स। और लाइक इनमें कोई भी स्किल डेवलप नहीं हो सकती थी, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सो फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच को फॉलो किया गया, और जो सेवरल मेजर्स थे वो ब्रिटिशर्स लोगों ने फिर इंट्रोड्यूस भी कराए थे हमारे, ठीक है, इंडिया में। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट थे ना ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, ठीक है। जो स्टेप्स जो लिए गए थे, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन बनाने के लिए। तो 1857 में क्या हुआ था ना, जब दूसरी जगह क्या हो रहा था, मद्रास और दिल्ली में सिपाही रिवॉल्ट उस टाइम पे बढ़ा था, लेकिन क्या हो रहा था, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो रही थी कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में, ठीक है। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, ठीक है, वो लोग इनके एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लाना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। अब लोकल स्कूल को क्या हुआ, जो पहले जो स्कूल्स थे फिर उनके साथ क्या हुआ होगा। तो देखिए, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम। आपको कोई आइडिया है जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले बच्चों को हम कैसे पढ़ाते थे। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू। आपने कभी सोचा क्या वो कभी स्कूल गए होंगे, या फिर कोई स्कूल होगा उस टाइम पे, और फिर जब ब्रिटिश लोग आए होंगे तो उस टाइम पे इन स्कूल्स का क्या हुआ होगा। तो देखिए, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। तो विलियम एडम ने ऐसी एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें पहले जो स्कूल्स थे उनके बारे में बताया गया था कि जो ब्रिटिशर्स आने से पहले लोग कैसे पढ़ते थे। तो देखिए, इन 1830 विलियम एडन अ स्कॉटिश मिशनरी, ठीक है, स्कॉटिश मिशनरी जो थे उन्होंने क्या करा, टूर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल और बिहार में वो गए, ठीक है। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नैकुलर स्कूल्स। उनसे कंपनी ने भी बोला था कि तुम जो वर्नैकुलर एजुकेशन, मतलब वर्नैकुलर स्कूल्स जो लोकल एरियाज़ में स्कूल्स होते थे ना, वहाँ की रिपोर्ट बना के लाओ कि कैसे वहाँ पे काम होता है, कैसे पढ़ाई जो होती है, सारी चीज़ों की रिपोर्ट बना के लाओ। तो जो रिपोर्ट थी ना एडम ने जो प्रोड्यूस की थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। देखो उसमें क्या था कि एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल। एडम ने ये देखा कि उन्हें ये पता चला कि लाइक 1 लाख से भी पाठशाला, स्कूल नहीं होते थे पहले, पाठशाला ही बोलते थे हम उन्हें, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें कब की हैं, जब मतलब ब्रिटिशर्स एकदम से यहाँ पे नहीं आए थे, उनके आने से पहले क्या था। 1 लाख पाठशाला थी बंगाल और बिहार में, ठीक है। देयर स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे, छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ी पाठशाला ही नहीं थी, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे जिसमें क्या था, हर एक पाठशाला में 20 बच्चे थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ बच्चे जो पाठशाला में पढ़ाए जा रहे थे वो 20 लाख थे, ठीक है। एक पाठशाला में 20 बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, तो 1 लाख पाठशाला में 20 लाख बच्चे जो है टोटल पढ़ाए जा रहे थे। और जो ये इंस्टीट्यूशन थे वो वहीं के जो थोड़े अमीर लोग थे, लोकल कम्युनिटी थी, उन्हीं लोगों ने जो है इन्हें डेवलप किया था। और यहाँ पे जो पढ़ाते थे वो टीचर, उन्हें गुरु बोलते थे, जो लोग यहाँ पे पढ़ाते थे बच्चे उन्हें गुरु बोलते थे। जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। फ्यू थिंग दैट यू एसोसिएटेड विद स्कूल टुडे प्रेजेंट इन पाठशाला एट द टाइम, ठीक है। पाठशाला जब उस टाइम की थी ना वो एकदम अलग थी, आज जो स्कूल है उससे एकदम ही अलग है। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम का आज से आप कंपेयर कर सकोगे, बहुत ही अलग था। जैसे कि कोई फ़िक्स फ़ी नहीं थी उस टाइम पे, जैसे आज तो एक फ़ी फ़िक्स है, कोई फ़िक्स फ़ी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक नहीं थी,
और कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। अगर आप आज के टाइम के स्कूल देखोगे तो क्या है, यहाँ पे फ़िक्स फ़ी है, एक हमारा सेपरेट स्कूल रहता है, हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने ही लाई थी इंडिया में, ठीक है। उससे पहले बता रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब कैसे स्कूल्स थे। कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंचेस, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड, सेपरेट क्लासेस का सिस्टम, रोल नंबर, कॉल रजिस्टर, एनुअल एग्जामिनेशन, रेगुलर टाइम टेबल, कुछ भी नहीं था पहले। कुछ जगह तो ये होता था जो क्लासेस थी वो बैनियन ट्री के अंदर होती थी, और कुछ जगह पे जो गांव था, ठीक है, उसके किनारे शॉप या टेंपल पे या फिर गुरु के घर पे जो है क्लासेस होती थी। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ फ़ी जो है पेरेंट्स के इनकम पे डिपेंड करती थी। अगर बच्चों के माँ बाप अमीर है तो वो ज़्यादा पैसा देंगे, और बच्चों के माँ बाप गरीब है तो वो कम पैसा देंगे। और जो टीचिंग थी वो ओरल थी, मुंह से पढ़ाई जाती थी, और जो गुरु होता था वो डिसाइड करता था कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, उनके नीड के अकॉर्डिंग, जो बच्चों की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है गुरु बच्चों को पढ़ाता था। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऐसे कोई क्लास नहीं होती थी जैसे आज हमारे एज के अकॉर्डिंग हम क्लास में जाते रहते ना आगे, तो ऐसे कोई अलग से क्लासेस नहीं थी। सारे बच्चे एक जगह पे बैठ के पढ़ते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, जो गुरु है वो सेपरेटली बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, उनसे बातचीत करते थे, और ये समझते थे कि उनकी नीड क्या है, इन्हें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स, वो बोलते थे कि लोकल लोगों के लिए ये जो सिस्टम्स है उन लोगों की नीड को सूट करता था। मतलब जैसे कि क्या होता था, जो क्लासेस होती थी ना वो हार्वेस्ट टाइम पे नहीं होती थी, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, जो गरीब बच्चे थे ना वो लोग क्या करते थे, अपने जब खेती जो होती थी, जो भी क्रॉप्स वो उगाते थे उस टाइम पे क्या करते थे, वो उस पर बिज़ी रहते थे, जो भी क्रॉप उगाई है उसको काटने में बिज़ी रहते थे। तो उस टाइम पे बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं सकते हैं, तो उस टाइम पे जो पाठशाला थी वो बंद ही करा देते थे। उस टाइम पे कोई भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी उस पाठशाला में नहीं जाएगा। कब तक? जब तक कि हार्वेस्टिंग ख़त्म नहीं हो जाती है। तो उन लोकल कम्युनिटीज़ के लिए ये सारी चीज़ें सूट करती थी, जिससे कि फिर उसके बाद क्या होता था, जैसे ही हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती थी, नए क्रॉप्स जो है वो बोने लगते थे, तो उसके बाद फिर पाठशाला खुलती थी, जिसकी वजह से क्या है, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनके बच्चे भी पढ़ सकें। फिर ब्रिटिशर्स आए तो नए रूटीन्स आए, एजुकेशन में नए रूल्स आए। जैसे देखिए, अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमली विद हायर एजुकेशन। लाइक मिड 19th सेंचुरी तक जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिशर्स लोग थे, वो सिर्फ हायर एजुकेशन को लेके कंसर्न थे, जो कॉलेजेस, ये सारी चीज़ों को लेके। सो इट अलाउडेड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो वो लोकल पाठशाला को बोलते थे कि तुम छोटे बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, वहाँ पे ये इंटरफेयर नहीं करते थे। सिर्फ हायर एजुकेशन को लेके ये ज़्यादा वो थे, कंसर्न थे। लेकिन 1854 के बाद क्या हुआ, जो कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या है, जो ये लोकल एजुकेशन है इस पे भी ध्यान देंगे, इस पे भी काम करेंगे। सो इट फेल दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, सिस्टम में एक ऑर्डर डाल के, ठीक है, एक रूटीन बनाएंगे, ठीक है, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे स्कूल में। तो देखिए, हाउ वाज टू बी डन, ये कैसे हो सकता है, क्या मेजर्स जो है कंपनी ने लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। अब देखिए, 1854 के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने ये सोचा कि हम जो लोकल एजुकेशन हो रही है उसको भी अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। पहले वो जो पाठशाला थी उनको वैसे ही चलने देते थे, लेकिन 1854 के बाद वो उन्होंने थोड़ा ख़त्म ही कर दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला यहाँ भी हम अपने तरीके से चलाएँगे। तो उन्होंने क्या करा ना, एक गवर्नमेंट पंडित उन्होंने अपॉइंट कर लिया, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित उन्होंने अपॉइंट करा, और हर एक गवर्नमेंट पंडित क्या है 4 या 5 स्कूल में देखता था, उनको देखता था। तो जो टास्क था ना इस गवर्नमेंट पंडित का, वो क्या था कि जो वो पाठशाला में जाए, ठीक है, और वहाँ पे इम्प्रूव करे, जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है उसको इम्प्रूव करे। और हर गुरु को क्या है, हर गुरु जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं उनसे बोलते थे कि जो रिपोर्ट्स हैं हर पीरियड की रिपोर्ट सबमिट करे, और क्लासेस को रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ले, और जो टीचिंग होगी अब वो टेक्स्ट बुक के बेसिस पे होगी, और जो लर्निंग होगी वो कैसे टेस्ट की जाएगी कि बच्चे को कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। आजकल भी तो ऐसा ही होता है ना, रेगुलर टाइम टेबल है, आपके टेस्ट होते हैं, टेक्स्ट बुक है, और जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला जाएगा एक रेगुलर फ़ी जो है आप पे करो, और क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक फिक्स सीट है उसमें बैठो, डिसिप्लिन रहो।
तो जो पाठशाला थे जिन्होंने ये नए रूल को एक्सेप्ट किया उनको गवर्नमेंट ने जो है सपोर्ट किया, और जिन लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। So over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। तो जो ये गुरुज लोग थे जो ये सारी चीज़ों को नहीं मानना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि जैसे पाठशाला हम पहले चलती थी, कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं होगी, कोई टाइम टेबल नहीं होगा, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे ही चलाए, लेकिन उनके लिए जो रेगुलेटेड पाठशाला थी, जो लोग मतलब जो ब्रिटिशर्स के रूल मान रहे थे उससे कंप्लीट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी। सो द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स एंड अदर, इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे जो पुअर पीजेंट फैमिली के थे, वो पाठशाला जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, एक टाइम टेबल फिक्स था कि हाँ ये टाइम टेबल है और इस टाइम पे बच्चे को क्लास में आना ही आना है, डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए। अब जो गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे, अब हार्वेस्ट के टाइम पे तो वो खेतों में जाते थे, ठीक है, अपनी क्रॉप काटने के लिए। तो पहले तो पाठशाला थी, उसमें उस टाइम पे पाठशाला ही बंद की जाती थी। अब लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि रेगुलर अटेंडेंस होगी, ठीक है, तो इस टाइम पे अब पीजेंट के बच्चे तो वो पाठशाला जा ही नहीं इस टाइम पे पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बोला कि ये लोग सारे इनडिसिप्लिन है, ठीक है, और इनमें नई चीज़ें सीखने की भी कोई डिज़ायर नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो गई थी जो पीजेंट थे। अब देखिए द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वर नॉट ओनली द पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे सिर्फ वही लोग एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे इंडिया में। From the early 19th century, many thinkers from different part of the India began to talk of the need for wider spread of education. Like 19th century में और लोग भी ऐसे थे इंडिया में जो कि इंडिया के एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ ब्रिटिश लोग ही नहीं सोच रहे थे। वो लोग क्या थे, वेस्टर्न डेवलपमेंट से इम्प्रेस थे, ठीक है। सम इंडियंस जो है वो ये सोच रहे थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है इससे हम मॉडर्नाइज होंगे, इंडिया मॉडर्नाइज होगा, हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो वो ब्रिटिशर्स लोगों से बोलते थे कि तुम और स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ओपन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एजुकेशन में लगाओ, ठीक है। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द एफर्ट्स इन, आप आगे 9 चैप्टर में इसमें पढ़ोगे। जो लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो सिस्टम है वही सिस्टम फॉलो करें, लेकिन और इंडियंस भी ऐसे थे यहाँ पे जो कि उन्होंने इस वेस्टर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़, वो खिलाफ थे इसके ख़िलाफ़। कुछ थे जो चाहते थे कि यही सिस्टम हो, जिसके हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे थे जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, वो चाहते थे कि ये सारे सिस्टम इंडियन जो ब्रिटिशर्स लोग ला रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं वो क्या बोलते थे। देखिए महात्मा गांधी बोलते थे ना, जो एजुकेशन सिस्टम है ना ब्रिटिशर्स का, ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, इसने हमें गुलाम बना के रख दिया है। तो महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फ्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो ये कॉलोनियल एजुकेशन है, मतलब जो ब्रिटिश लोग ये एजुकेशन लेके आए हैं, इसके वजह से जो हम इंडियंस हैं इनके माइंड में इन्फ्योरिटी आ गई है। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है लाइक अपने आप को नीचा समझना, सामने वाले को ऊंचा समझना। तो वो सोचते थे कि इंडिया के लोग जो हैं वो खुद को नीचा समझ रहे हैं और जो सामने वाला है उसको ऊंचा समझ रहे हैं। तो एक इन्फ्योरिटी आ गई है इंडिया इन लोगों के माइंड में। तो इट मेड दैम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो ये देखते थे कि मतलब वो बोलते हैं कि इंडियंस लोग ये देखते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो ही सुपीरियर है, और क्या है, वो अपना कल्चर, ठीक है, अपने खुद का कल्चर और प्राइड जो है इसके चक्कर में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देयर वॉज पॉइजन इन, ये एजुकेशन में लाइक एक तरीके का पॉइजन है, महात्मा गांधी बोलते हैं, ये बहुत ही सिंफुल है, इसने इंडियंस को गुलाम बना के रख दिया है। एक तरीके का काली शक्ति जो है, काला जादू इन्होंने इंडिया पे कर दिया है इस एजुकेशन ने, वेस्टर्न एजुकेशन ने। चार्म्ड बाई द वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। इंडियंस एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगिन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। अब वो बोल रहे हैं कि अब जो हम इंडियंस हैं, हम वेस्टर्न एजुकेशन ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमें जो वेस्ट से चीज़ें आ रही है हम उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को एडमायर कर रहे हैं। महात्मा गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे ना कि एजुकेशन ऐसी हो जिससे कि जो हो इंडियन जो है अपनी सेल्फ डिग्निटी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा से रिकवर कर सके, अपनी खुद की पहचान हो।
तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ग्ड स्टूडेंट टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट द इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी इंस्लेव्ड। तो नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जो इंडियन बच्चे जो उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने बोला कि तुम उन सारे इंस्टीट्यूट को छोड़ दो, जिससे कि ब्रिटिशर्स लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि हम उनके गुलाम नहीं हैं, ठीक है, हम लोग जो वो चाहते हैं वो नहीं पढ़ेंगे। तो जो महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, जो मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में ही हमें चीज़ें पढ़ानी चाहिए, संस्कृत, पर्शियन, इस्लामिक, इन्हीं चीज़ों में हमें पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश हमें नहीं पढ़ानी चाहिए। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो मतलब हम इंडियंस लोगों को वो बहुत एक तरीके से हमारी मातृभाषा से या हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उससे हमें डिस्कनेक्ट कर रहा है, और जो है हम लोग मतलब डिस्टेंस फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग, ठीक है, हमें हमारी सराउंडिंग से अलग कर रहा है और हमें हमारी ही ज़मीन पे स्ट्रेंजर की तरह बना रहा है। मतलब वो ये चाहते थे ना कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम क्या इंडिया में रहने के बाद भी हम अपनी जगह से क्या हो गए, स्ट्रेंजर हो गए, अजनबी हो गए। तो हमें ये सब पढ़ना छोड़ देना चाहिए और अपनी ही लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए। हम क्या है, फॉरेनर टंग बोल रहे हैं, जो फॉरेन की भाषा है हम उनको बोल रहे हैं, ठीक है, अपने कल्चर को हटा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो महात्मा गांधी इसका एकदम अगेंस्ट थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी सेट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल लैंग्वेज। जो महात्मा गांधी थे वो बोलते थे ना कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें सिर्फ पढ़ना लिखना है, ओरल नॉलेज जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने और लिखने की चीज़ें हैं उसमें। और वो बोलते थे कि वो लोग ज़्यादा क्या है, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक को वैल्यू दे रहे हैं। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन और टू डेवलप अ पर्सन, वो बोलते थे कि जो एजुकेशन है एजुकेशन की हेल्प से क्या हो, पर्सन का माइंड, पर्सन की सोल डेवलप हो, ठीक है। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट। सिर्फ हमें पढ़ने से और लिख लेने से ये नहीं होता कि हमें एजुकेशन हमने कर ली है, हमारा माइंड भी डेवलप होना चाहिए ना, उसी के साथ साथ हमारी सोल भी डेवलप होनी चाहिए। महात्मा गांधी चाहते थे कि पढ़ना और लिखना ही सिर्फ एजुकेशन नहीं है, उसके साथ साथ हमारा माइंड का भी जो है, हमारे दिमाग का विस्तार होना चाहिए। वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो अपने हाथों से काम करें, क्राफ्ट सीखें, वो डिफरेंट जो थिंग्स हैं वो ऑपरेट कैसी होती हैं, चलती कैसी हैं, ऐसे सीखें, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा माइंड भी डेवलप होगा, हमारी कैपेसिटी भी जो है चीज़ों के समझने की वो ज़्यादा होगी। अभी भी हम बोलते हैं ना बच्चों से कि रट्टू कीड़ा मत बनो, सिर्फ पढ़ना लिखना वाली चीज़ें मत करो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को प्रैक्टिकली करो, ठीक है। अगर चीज़ों को प्रैक्टिकली करोगे तो वो हमें याद भी रहेंगी, अच्छे से समझ आएंगे, जिससे हमारा माइंड भी डेवलप होगा। हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे माइंड में बहुत क्वेरीज आएंगे, हमारा माइंड डेवलप होगा, उससे हमारी चीज़ें समझने की कैपेसिटी भी जो हमारे अंदर है वो बढ़ेगी, ठीक है। As nationalist sentiment spread, other thinkers also began thinking of system of national education, ठीक है। फिर महात्मा गांधी के साथ ही जो है बहुत लोगों ने इनका सपोर्ट भी किया। अब देखिए टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या बोला कि मैनी ऑफ यू, आप लोगों ने शांति निकेतन के बारे में भी सुना होगा, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसने वो बनाया था और क्यों बनाया था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था। जब वो बच्चे थे ना, उनको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मतलब स्कूल जाते थे तो उनका बहुत ही दम घुटता था, उन्हें वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें स्कूल क्या है, प्रिजन, जेल की तरह उन्हें जो है स्कूल लगता था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों के तौर तरीके से पढ़ाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग। उन्हें जो उन्हें करना चाहिए ना, वो वैसा कभी कर ही नहीं पाते थे जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते थे। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू टीचर, टैगोर माइंड वुड वॉन्डर अवे। अगर वो उस तरीके से पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो उनका वहाँ दिमाग भी नहीं लगता था, और बच्चे टीचर्स को सुन रहे हैं लेकिन टैगोर का जो माइंड है वो इधर उधर ही घूमता रहता था। सो द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर आइडियाज़। तो जो उन्होंने कलकत्ता में पढ़ा था ना, उसके मतलब उनने एक आइडिया दिया था एजुकेशन का। जैसे जैसे वो बड़े हुए ना, वो ही वॉन्टेड टू सेट अप स्कूल वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी। वो ऐसे स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ पे जो बच्चा हो वो हैप्पी हो, वो खुश रहे, जहाँ वो फ्री रहे और जहाँ वो क्रिएटिव बन सके, ठीक है, जहाँ उसको क्या है, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, उसके खुद के थॉट्स हो, खुद के डिज़ायर हो,
टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड और टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। टैगोर ये मानते थे कि बचपन में ही ऐसा टाइम है जब सेल्फ लर्निंग, हम खुद से जो चीज़ें नई नई चीज़ें करना सीखते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो ऐसे एकदम डिसिप्लिन रहो, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टीचर्स हैं उन्हें इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए, और जो भी बच्चा उसकी क्यूरियोसिटी है, जो भी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है वो सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। तो टैगोर के अकॉर्डिंग क्या है, जो स्कूल्स थे ना वो बच्चों के नेचुरल डिज़ायर को एकदम से ख़त्म कर रहे थे। जो बच्चा क्रिएटिव है उसके माइंड को भी क्रिएटिव बनने से रोक रहे थे, ठीक है। तो टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड ओनली विद इन। तो टैगोर का ये मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट में ही होनी चाहिए थी। इसलिए क्या उन्होंने एक मतलब ही चूज़ टू सेटअप इस स्कूल 100 किलोमीटर। उन्होंने क्या है, उन्होंने सोचा कि मैं अपना खुद का एक स्कूल बनाऊंगा। उन्होंने तो क्या है 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कलकत्ता, लाइक रूरल एरिया में उन्हें एक बहुत ही खाली जगह मिली, शांति निकेतन, ठीक है। वहीं पे उन्होंने एक अपना स्कूल बनाया जहाँ पे जो है बच्चों को वो नेचर, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, उनको क्रिएटिव कैसे रहें, सारी चीज़ें जो उनको पढ़ाते थे। देखिए बहुत ही तरीके में जो है टैगोर और महात्मा गांधी की थिंकिंग जो एजुकेशन को लेके वो सेम थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जिसमें डिफरेंसेस थी। जैसे कि जो महात्मा गांधी थी ना, वो क्या थे, वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। जो महात्मा गांधी थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एकदम क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके एकदम अगेंस्ट थे, ठीक है, मशीन्स टेक्नोलॉजी के एकदम अगेंस्ट थे। लेकिन जो टैगोर थे ना वो चाहते थे कि जो एजुकेशन हो वो क्या मिक्सचर हो, उसमें इंडियन सिविलाइजेशन भी होना चाहिए, उसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी होना चाहिए, जिसके वजह से जो बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलेगा। तो उन्होंने क्या शांति निकेतन में बच्चों को साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उसी के साथ साथ आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचने लगे। सम वांटेड चेंज विद इन द सिस्टम सेटअप बाय ब्रिटिश। कुछ चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं जो उन्होंने चेंजेस बनाए हैं उसको चेंज किया जाए, और एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। कुछ तो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने सिस्टम बनाए हैं उसको जो है चेंज करा जाए। अदर अर्क दैट अल्टरनेटिव सिस्टम टू बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू अ कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल, ठीक है। तो अभी भी इसके बारे में जो है सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, कि मतलब जो है ब्रिटिशर्स लोग कैसे चाहते थे कि सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम सेटअप भी किया था। फिर महात्मा गांधी और टैगोर के बारे में पढ़ा हमने कि उन्होंने कैसे कैसे आइडियाज़ दिए थे अपनी कि एजुकेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कैसे मतलब बच्चों को जो है बोला कि तुम वहाँ वेस्टर्न कल्चर को मत अपनाओ, वहाँ की चीज़ों को मत पढ़ो, हम उनके कोई गुलाम नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।